नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। ये रहा भैया एंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है साथियों इसे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है भैया 9। बात क्लियर है? ये ग्रंथियां साथियों हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन। तो सबसे पहले साथियों, हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये जो 9 ग्रंथि है साथियों, इन 9 ग्रंथियों के बारे में हर रोज एक एक क्लास में पढ़ेंगे। जब साथियों ये 9 ग्रंथियां कंप्लीट हो जाएगी साथियों, उसके बाद में हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं साथियों। फिर उसके बाद में, वैसे मैंने साथियों इन पर क्लास ले रखी है। देखिए, ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो साथियों रासायनिक यौगिक बनाए। और वो रासायनिक यौगिक साथियों क्या क्या हो सकता है? जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, और साथियों हार्मोन हो सकता है। और भैया, इन रासायनिक यौगिकों को बनाकर अपने से बाहर डाल दे, या तो वो शरीर से बाहर डाल देगा साथियों, या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज देगा। ऐसे ऊतकों के समूह को या फिर ऐसे अंग को साथियों क्या कहा जाता है? ग्लैंड्स कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। बात क्लियर है? अब ग्रंथि भी साथियों 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। तो साथियों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन बनाती है, और भैया जूस और एंजाइम बनाती है बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां। और साथियों जो मिश्रित ग्रंथि होती है भैया, वो इन तीनों का निर्माण करती है। अब कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी बहिःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है साथियों, इन सभी के बारे में जब हम साथियों इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, तब साथियों इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले हम अंतःस्रावी जो ये 9 ग्रंथि है इनके बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 पर थायराइड ग्लैंड। कि भैया थायराइड ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका भार कितना होता है साथियों, कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, फिर कौन से नंबर की है, ये सारी बातें, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन क्या क्या काम करता है, ये सारी बातें साथियों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। याद रखना, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। बात क्लियर है? तो गाइज, आप हेडिंग क्या लगाओगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले आप लगाओगे भैया थायराइड ग्लैंड। देखिए भैया, आप हेडिंग लगा लीजिए थायराइड ग्लैंड। गाइज, इसे हिंदी में कहा जाता है औटो ग्रंथि। गाइज, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों थायराइड ग्लैंड से, वो थायराइड शब्द यूज में ना लेकर साथियों शब्द यूज में लिया जाता है औटो। तो भैया इसका भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? चलिए भाई, अब समझते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जो ग्रंथि है साथियों, थायराइड ग्रंथि है, ये भैया सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात क्लियर है? तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है साथियों, इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन से साथियों? थायराइड ग्लैंड, जिसे आप औटो ग्रंथि भी कहते हो। पहली बात क्लियर है?
अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? थायराइड ग्रंथि है। अगर आपसे सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए साथियों, भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए कि भैया सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना भैया पीनियल काय ग्रंथि है। कौन सी है? पीनियल काय ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे साथियों क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। गाइस जी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है भैया पीयूष ग्रंथि। बोलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? ओके, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं साथियों। बात करते हैं कि भैया ये थायराइड जो ग्रंथि है साथियों ये कहाँ उपस्थित होती है। तो आप कहोगे साथियों कि भैया आपकी गर्दन में यानी कि नेक में, और थ्रोट यानी कि आप कह सकते हो कि भैया गले में उपस्थित होती है, यानी कि आपकी गर्दन में और साथियों गले में उपस्थित होती है साथियों ये थायराइड ग्लैंड, ये आउटो ग्रंथि। अब बात आती है साथियों कि भैया ये गले में कहाँ उपस्थित होती है। भैया गला तो ये रहा, अब गले में तो बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मान लीजिए ये आपका गला है, तो गले में तो एक साथियों आपकी विंड पाइप भी है जिसे आप वायु नली कहते हो, एक साथियों भोजन नली भी है कि नहीं है? अब साथियों जो वायु नली होती है वो तो वायु कहाँ लेके जाती है? आपके फेफड़ों के पास। और साथियों जो भोजन नली है वो भोजन कहाँ लेकर के जाती है? आपके आमाशय के पास, स्टोमच के पास, सॉरी पेट के पास। हाँ ये की नाम है। बात क्लियर है? तो ये तो रही भोजन नली, जो पेट तक भोजन लेके जा रही है, और ये रही साथियों आपकी वायु नली। वायु नली को कहा जाता है विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। तो ये साथियों जो थायराइड ग्रंथि है साथियों ये कहाँ उपस्थित होती है? ये जो वायु नली है साथियों, इस वायु नली के ऊपर साथियों एक बॉक्स रहता है जिसे कहा जाता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स। और इस साउंड बॉक्स का नाम क्या है साथियों? लेरिक्स। लेरिंग्स नाम होता है इसका। तो साथियों इस साउंड बॉक्स और साथियों ये जो विंड पाइप है, वायु नली है, इसके पीछे की ओर साथियों ऊपर में यहां पर कुछ दो लोब में बटी हुई होती है, यानी कि साउंड बॉक्स के तो नीचे और वायु नली के ऊपर पीछे की ओर साथियों यहां पर कुछ इस तरीके से दो लोब में बटी हुई होती है साथियों आपकी ये थायराइड ग्लैंड। बोलो, लोकेशन समझ में आई? कहाँ उपस्थित होती है? वायु नली के पीछे की ओर साथियों और साउंड बॉक्स के नीचे पीछे की ओर, यहां पर वायु नली के ऊपर पीछे की ओर और साउंड बॉक्स के नीचे दो लोब में बटी हुई होती है साथियों कुछ इस तरीके से। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके भैया, अब बात करते हैं साथियों कि इसका आकार कैसा होता है। ये रही इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं साथियों इसका आकार कैसा होता है। तो याद रखना इसका आकार होता है साथियों तितली के समान, तितली के समान, या फिर आप कह सकते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान। अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान। इतनी बात क्लियर है? ओके, ठीक है भाई। अब बात करते हैं साथियों कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका भार कितना होता है, वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, वजन। तो गाइज इसका वजन होता है भैया 300 से 400 ग्राम।
कितना होता है भैया? 300 से 400 ग्राम होता है। बोलो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपको अभी तक इतना बताया है साथियों कि हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है अवटु ग्रंथि। गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों में यह ग्रंथि सबसे बड़ी है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपसे सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीनियल काय ग्रंथि है, और साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछे साथियों तो भैया पीयूष ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद में साथियों हमने बात की कि लोकेशन कहाँ होती है, यानी कि ये ग्रंथि अवटु ग्रंथि जो है साथियों ये कहाँ पे उपस्थित होती है। तो आपके गले में, या फिर आप कह सकते हो आपके ऑप्शन में आ सकता है कि भैया गर्दन में उपस्थित होती है। भैया होती कहाँ है? गले और गर्दन में। देखिए, आपकी जो वायु नली है साथियों, उस वायु नली के ऊपर पीछे की ओर साथियों साउंड बॉक्स के जस्ट नीचे साथियों 2 लोब में बटी हुई होती है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। फिर साथियों इसका आकार पूछे तो तितली के समान होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है। साथियों इसका वजन कितना होता है? तो भैया 300 से 400 ग्राम का इसका वजन होता है। आपसे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद नीट एग्जाम में पूछा गया था कि भैया निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों बाइलोब्ड होती है? बाइलोब्ड यानी कि 2 लोब में बटने वाली ग्रंथि। तो देखिए, ये जो अवटु ग्रंथि है साथियों, ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये आपकी 2 लोब में बटी हुई होती है। 2 लोब का मतलब होता है साथियों 2 भागों में बटी हुई होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाइलोब्ड होती है साथियों, है कि नहीं? 2 भाग नहीं होते, 2 बाइलोब होती, लोब होती है इसमें साथियों, 2 लोब में बटी हुई होती है यहाँ पर। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मिटा दो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आगे देखिए साथियों, हमारे जो थायराइड ग्रंथि होती है साथियों, ये कुछ इस तरीके से साथियों 2 लोब में बटी हुई होती है। ठीक, जब आप साथियों इसकी एनाटॉमी करोगे, जब आप इसको काट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा साथियों कि इसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है इसकी दीवारों के पास, कुछ इस तरीके से। इस सेल का नाम है साथियों थायराइड फॉलिकल सेल। मैंने कहा कि कुछ इस तरीके से आपकी थायराइड ग्रंथि होती है कि नहीं है? जब आप इसकी एनाटॉमी करोगे साथियों तो इसमें आपको सेल पाई दिखाई देगी इसकी दीवारों के पास, थायराइड फॉलिकल सेल। गाइस, ये थायराइड फॉलिकल सेल होती है, ये भैया थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का, या फिर आप कह सकते हो कि भैया थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है। अब किस तरीके से करती है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये थायराइड जो फॉलिकल सेल है ये भैया लगभग 98% की मात्रा में किसका निर्माण करती है? थायराइड हार्मोन का या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का, और 2% में करती है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन का, कैल्शिटोनिन हार्मोन का। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है। 2% में करती है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन का, और 98% करती है साथियों थायरोक्सिन हार्मोन का या फिर थायराइड हार्मोन का। देखिए, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है साथियों ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है T3 और T4। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि T3 की फुल फॉर्म क्या है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि T4 की फुल फॉर्म क्या है। साथियों, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा साथियों कि निम्न में से कौन सी कोशिका थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है।
तो भैया थायराइड फॉलिकल सेल करती है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब बात करते हैं साथियों कि किस तरीके से थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है, T3 का T4 का निर्माण किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि आप नमक खाते हो सभी। जब आप नमक की थैली लेके आओगे तो उसमें लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। तो नमक से हमें क्या प्राप्त होता है साथियों? आयोडीन। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। ओके भैया, आपने नमक खाया यानी कि आयोडीन खाया, आपके शरीर में गया, ब्लड में घुलता है साथियों, और ब्लड में घुल करके कहाँ पहुंच जाता है? पाचन होने के पश्चात खाने का ब्लड में घुला फिर बाद में आयोडीन जो होता है साथियों वो ब्लड में घुलता है, और ब्लड में घुलने के पश्चात साथियों ये पहुंच जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। एक बार और सुनिए, आपने खाने में नमक खाया, ठीक है, खाना शरीर में गया, पाचन होगा साथियों। जो इस नमक से प्राप्त साथियों जो आयोडीन होता है, आपको पता है एब्जॉर्प्शन होता है सब चीज़ों का, तो आयोडीन का भी एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होकर के साथियों ये ब्लड में घुलेगा, और ब्लड में घुल करके ये खा जाएगा साथियों आपकी थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, आपकी आउटू ग्रंथि के पास जाएगा। ठीक है भैया, आपकी थायराइड ग्रंथि के पास क्या है? आयोडीन है। ठीक है, अभी जो थायराइड फॉलिकल सेल है साथियों, इसके पास क्या होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या होती है साथियों? थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। इतनी बात क्लियर है? यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में बात कहूं तो साथियों थायराइड ग्रंथि के पास कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन का नाम पूछा था साथियों नीट की एग्जाम में। बात क्लियर है? अब देखिए, जो प्रोटीन होती है साथियों ये किससे मिलकर के बनी होती है? अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। और अमीनो अम्ल भी साथियों बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग 20 प्रकार के होते हैं। तो भैया किस प्रकार का अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है? तो भैया टायरोसिन प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है साथियों आपकी थायराइड ग्लैंड के पास। बताओ भैया आपको समझ में आया या नहीं आया? अब होता क्या है साथियों, ये जो टायरोसिन है ये, और साथियों ये जो आयोडीन है साथियों, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं साथियों? ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं भैया किसका? इस थायरोक्सिन हार्मोन का, इस थायराइड हार्मोन का, यानी कि इस T3 का और T4 का। और इन दोनों को ही एक साथ मिलाकर बोला जाता है भैया थायराइड हार्मोन। बोलो समझ में आया या नहीं आया साथियों? एक बार और समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आपने नमक खाया, ठीक है, खाने साथ ही खाते हो, वैसे तो खाते नहीं होंगे आप। नमक साथियों, नमक से प्राप्त होता है आयोडीन। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। नमक भोजन का पाचन होगा साथियों, और फिर उसमें उपस्थित जो आवश्यक पदार्थ है उनका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के पश्चात जैसे कि साथियों आयोडीन है, नमक से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन को हमने एब्जॉर्प्शन किया, अवशोषण किया, फिर साथियों ब्लड की सहायता से इसे घोला जाएगा, और ब्लड की सहायता से ये पहुंच जाएगा साथियों आपकी थायराइड ग्रंथि के पास। आपकी ग्रंथि के पास क्या है साथियों? आयोडीन है। इतनी बात क्लियर? ओके भैया, कुछ इस तरह की संरचना होती है साथियों आपकी थायराइड की, यानी कि 2 लोब में बटी हुई होती है थायराइड ग्रंथि। जब आप इसकी एनाटॉमी करके देखोगे तो इसकी दीवारों के आसपास साथियों आपको थायराइड फॉलिकल सेल दिखाई देगी। ये थायराइड फॉलिकल सेल होती है साथियों, ये थायरोक्सिन हार्मोन का, या फिर जिसे आप थायराइड हार्मोन कहते हो, इसका निर्माण करती है। याद रखना 98% की मात्रा में निर्माण करती है, और 2% की मात्रा में कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। जो थायराइड हार्मोन होता है साथियों ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ होता है, T3 और T4। इन दोनों को एक साथ मिलाकर ये साथियों थायराइड हार्मोन कहा जाता है। बात क्लियर है? ये जो थायराइड फॉलिकल सेल है साथियों इसके पास ही एक प्रोटीन पाई जाती है
थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। और आप सभी को पता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो भैया एमिनो एसिड से होता है, अमाइनो एसिड से होता है या एमिनो अम्ल से होता है। एमिनो अम्ल साथियों 20 प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का एमिनो एसिड से हुआ है? टायरोसिन एमिनो एसिड से हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि के पास क्या होता है? टायरोसिन एमिनो एसिड होता है। और साथियों ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन एमिनो एसिड और साथियों आयोडीन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं भैया? इस थायराइड हार्मोन का निर्माण करते हैं। आशा करता हूं साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से भैया थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब देखिए अगर T3 का निर्माण करना हो तो कितने अणु यूज में लिए जाएंगे साथियों? टायरोसिन के। और जब साथियों T4 का निर्माण करना हो तो कितने अणु साथियों यूज में लिए जाएंगे? टायरोसिन एमिनो एसिड के। उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। ध्यान से सुनना साथियों, ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे साथियों तो आपको 100% 100% समझ में आएगा। चाहे क्लास बड़ी हो जाए साथियों कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बताया साथियों अभी आपको कि जो आयोडीन होता है और साथियों जो टायरोसिन अमाइनो जो एसिड होता है साथियों, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं साथियों? थायराइड हार्मोन का निर्माण करते हैं या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। अब ये जो थायराइड हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है T3 और एक होता है T4। याद रखना साथियों जब तीन अणु इस टायरोसिन एमिनो एसिड के, टायरोसिन अमाइनो एसिड के जुड़ जाते हैं साथियों, जब 3 अणु टायरोसिन एमिनो एसिड के आयोडीन के साथ में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है साथियों? T3 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? T3 का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा? जब 3 अणु इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथियों इस आयोडीन के साथ में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? T3 का निर्माण होता है। और साथियों T4 का निर्माण कब होता है? जब 4 साथियों अणु टायरोसिन अमाइनो एसिड के जब आयोडीन के साथ में जुड़ जाते हैं साथियों तो भैया T4 का निर्माण होता है। बोलो, जब साथियों 3 अणु टायरोसिन एमिनो एसिड के आयोडीन के साथ में जुड़ेगा साथियों तो किसका निर्माण होगा? T3 का। और जब साथियों 4 अणु टायरोसिन एमिनो एसिड के आयोडीन के साथ जुड़ेंगे साथियों तो किसका निर्माण होगा भैया? T4 का निर्माण होगा। बोलो साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात आती है कि T3 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो साथियों 3 अणु जुड़ रहे हैं तो 3 के लिए शब्द यूज में लिया जाता है ट्राई। आयोडीन जुड़ रहा है तो आयोडो, और साथियों थायरोक्सिन हार्मोन। अगर साथियों 4 अणु टायरोसिन के जुड़ रहे हैं साथियों तो शब्द यूज में लिया जाता है टेट्रा। टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये हो गई साथियों T4 की फुल फॉर्म और ये हो गई साथियों T3 की फुल फॉर्म। बात आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी साथियों, अगर ये बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ लीजिए कि पूरी थायराइड ग्रंथि ही समझ में आ गई। T3 और T4 मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं? थायराइड हार्मोन का या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का। T3 का निर्माण कैसे हुआ साथियों? जब 3 अणु किसके जुड़े? टायरोसिन एमिनो एसिड के। किसके साथ? आयोडीन के साथ जुड़े तो T3 का निर्माण हुआ। और नाम भी साथियों इसी से, जब 3 अणु जुड़े तो ट्राई शब्द है, आयोडीन जुड़ रहा है तो आयोडो, और साथियों थायरोक्सिन हार्मोन। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 4 अणु साथियों टायरोसिन एमिनो एसिड के आयोडीन के साथ जुड़ रहे हैं तो T4 का निर्माण हो रहा है टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन हार्मोन।
बोलो साथियों, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? और ये दोनों मिलकर ये साथियों किसका निर्माण कर रहे हैं? थायराइड हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का। समझ में आई या नहीं आई बात, बोलो। हाँ, थोड़ा चैप्टर आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से अगर दिमाग आपका यहीं रहेगा, शरीर से उपस्थित रहने से कुछ नहीं होता साथियों, माइंड को यहाँ पर उपस्थित रहना पड़ता है, तब जाकर आपको बातें समझ में आती है। तो अब आपको समझ में आ गया साथियों कि T3 और T4 का निर्माण कैसे होता है, यानी कि इस ये थायराइड हार्मोन है या थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका निर्माण कैसे होता है। बात कंप्लीट है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया? ओके, मिटा दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि साथियों ये जो थायराइड हार्मोन है ये किसका बना हुआ होता है? याद रखना, जो हार्मोन होते हैं साथियों वो 3 चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं, 3 चीजों से। अगर कोई हार्मोन साथियों एमिनो एसिड का बना है तो उस हार्मोन को कहा जाता है एमिनो एसिड हार्मोन। अगर कोई हार्मोन साथियों प्रोटीन का बना है तो उस हार्मोन को कहा जाता है पेप्टाइड हार्मोन। और अगर कोई हार्मोन फैट का, स्टेरॉइड का, कोलेस्ट्रॉल का बना है साथियों तो उसे कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि T3 निम्न में से किसका बना होता है, प्रोटीन का, एमिनो एसिड का या फिर स्टेरॉइड का, तो आप क्या बताओगे? एमिनो एसिड का। साथियों ये एमिनो एसिड से बने हुए हार्मोन होते हैं, या फिर नाम आ सकता है साथियों थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब मिटा देता हूं साथियों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बात करते हैं साथियों कि भैया ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है साथियों ये क्या काम करता है? बहुत अच्छी क्लास होने वाली हो। कल पढ़ेंगे साथियों पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, उसके बाद में थाइमस ग्रंथि, एक एक ग्रंथि कर करके साथियों हमें जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों उन सभी को पढ़ने वाले हैं, उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। फिर साथियों हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और साथियों उस चैप्टर को हम बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब भैया किसका निर्माण हो गया? थायराइड हार्मोन का, जिसे आप क्या कहते हो? थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं किसका कार्य क्या है। तो साथियों पहला कार्य होता है साथियों जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसको नियंत्रण करना। मेटाबॉलिक रेट, अब आप सभी को पता नहीं होगा, उपापचयन दर, उपापचयन दर इसको साथियों नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। देखिए जो हार्मोन होते हैं साथियों वो हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं, यानी कि वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन का पहला कार्य क्या है? जो मेटाबॉलिक रेट है उसको नियंत्रण करना। देखिए एक होता है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपके शरीर में साथियों बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहती है दिन भर में, जैसे कि भैया ग्लूकोज का टूटना है कि नहीं है, और प्रोटीन का टूटना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, बहुत सारे प्रोसेस, और या फिर कोई छोटे छोटे अणु जुड़ करके साथियों किसी एक दूसरी बड़ी चीज का निर्माण कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा अणु साथियों टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। इस तरीके से आपके शरीर में जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है साथियों। ये बात तो मानते हो? तो एक दिन में साथियों जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही है साथियों उन्हीं को एक साथ मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। बात क्लियर है? तो भैया ये मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है, इसका पहला कार्य होता है। और ये क्वेश्चन भी साथियों आपसे पूछा गया था साथियों एनडीए की एग्जाम में, एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था साथियों ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है साथियों, दूसरा क्या काम करता है? आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है। देखिए दो अलग अलग चीज है, एक तो मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे आप वेसोप्रेसिन या वेसोप्रिन हार्मोन भी कहते हो।
वो साथियों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो भैया थायराइड हार्मोन करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। नंबर 3 पर बात करें साथियों, तो नंबर 3 पर बात करूं तो भैया ये बीएमआर को नियंत्रित करता है। बीएमआर को नियंत्रित। अब बात यह आती है साथियों कि बीएमआर क्या होता है। तो बीएमआर की फुल फॉर्म होती है साथियों बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट दिख रहा है आपको? हाँ, हिंदी में कहा जाता है आधार उपापचयी दर। अब होता क्या है भैया बेसल्स मेटाबॉलिक रेट? एक होता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। जब आप जिम में जाते हो तो वहां पर चेक किया जाता है, तो वो बीएमआई अलग है और ये बीएमआर अलग है। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर। अब ये क्या होता है साथियों आधार उपापचय दर? तो ध्यान रखना, जिस दर से आपकी कोशिका ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है, आपकी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, आपकी ऑक्सीजन को खपत कर रही है, उस दर को ही क्या कहा जाता है साथियों? बेसल्स मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। आप सभी को पता है आपकी कोशिकाओं के पास क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6। इस ग्लूकोज को साथियों, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और किस किस का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और साथियों एटीपी का। एटीपी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भैया आपकी जो कोशिका है और कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज है साथियों, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप ऑक्सीजन का कितना उपभोग कर रहे हो, कितना खपत कर रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो साथियों, जिस दर के साथ कर रहे हो उस दर को ही कहा जाता है आधार उपापचय दर, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। तो इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है साथियों? इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? इसको बीएमआर को नियंत्रित कौन करता है? ये थायराइड हार्मोन करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए इसका चौथा कार्य होता है साथियों शरीर के तापमान को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है? अगर साथियों कोशिका जो है वो ऑक्सीजन का अधिक उपभोग कर रही है, अधिक कंज्यूम कर रही है, अधिक खर्च कर रही है साथियों इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो ऊर्जा अधिक बनेगी। और ऊर्जा अधिक बनेगी साथियों तो आपका शरीर क्या होगा साथियों? अगर एनर्जी ज्यादा बनेगी साथियों तो भैया ऊर्जा अधिक है तो भैया आपका शरीर है जो गर्म होना लग जाएगा। अगर गर्म होगा साथियों तो आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा। तो एक ये रीजन होता है साथियों आपके शरीर के तापमान को बढ़ाता है। तो आउटो ग्रंथि के 4 कार्य हैं। देखिए साथियों एक बार और चर्चा करते हैं हम थायराइड हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। तो पहला कार्य है साथियों मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करना। दूसरा कार्य है शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन कौन बनाता है? एडीएच हार्मोन। तीसरा कार्य है बेसल्स मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करना। बेसल्स मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? जिस दर से साथियों आपकी कोशिका ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है उस दर को कहा जाता है आधार उपापचय दर, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। बात क्लियर है? और चौथा कार्य है साथियों शरीर के ताप को नियंत्रित, कहने का मतलब शरीर के ताप को बढ़ाना। बोलो थायराइड हार्मोन के कार्य आपको समझ में आए या नहीं आए? अगर आ गए हैं साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ओके। ये क्वेश्चन आपसे नेट एनडीए में पूछा गया था और ये क्वेश्चन साथियों आपसे सीजीएल में पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों आपसे बीपीएससी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा देता हूं और अब पढ़ते हैं साथियों हम नंबर 2 पर कैल्शिटोनिन हार्मोन के बारे में। कौन से हार्मोन के बारे में भैया? कैल्शिटोनिन हार्मोन के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो थायराइड फॉलिकल सेल है साथियों से 2% की मात्रा में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो भैया थायराइड फॉलिकल सेल से 2% की मात्रा में कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन समझ में आया साथियों पूरा? किसका क्या कार्य है और इसका निर्माण कैसे होता है? नंबर 2 पर लिख लीजिए साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन।
देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है साथियों कि इस हार्मोन के पास क्या है, कैल्शियम है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों कि इसके पास क्या है, कैल्शियम। जब भी साथियों कैल्शियम की कमी या अधिकता होती है तब जाकर के भैया ये कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलता है। तो कैल्शियम की मात्रा को मैं लिख सकता हूं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये तो नहीं कह सकते साथियों में कि भैया कैल्शियम की भैया जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम की कमी या अधिकता होगी तभी यह हार्मोन निकलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। मैंने इसलिए क्यों लिखवाई ये लाइन, गाइज इसको नोट लगा कर लिखना भैया, क्योंकि इसका भी मतलब है। जब कब निकलता है ये, जब साथियों आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होती है तब निकलता है। जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होती है तब निकलता है। पहले मुझे ये बताओ कैल्शियम किस किस के पास होता है। तो कैल्शियम होता है साथियों नाखून में, आपके बालों में, आपके ब्लड में भी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो भैया ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है। आपकी जो अस्थि होती है, आपकी जो हड्डी होती है, उनमें भी साथियों कैल्शियम पाया जाता है। आपके जो दांत होते हैं साथियों, उन दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है। बात क्लियर है, और इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। अब देखिए एक तरफ तो है साथियों आपकी हड्डी, मान लीजिए ये क्या है, आपकी अस्थि है, और दूसरी तरफ है साथियों ये ब्लड। ये क्या है, ब्लड। अब देखिए ये कैल्शिटोनिन हार्मोन कब निकलता है, जब आपकी अस्थियों के पास कैल्शियम की क्या हो, कमी हो, और आपके ब्लड के पास अगर कैल्शियम की अधिकता है साथियों, कैल्शियम अधिक है, तब उस कंडीशन में साथियों ये कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलेगा। और कैल्शिटोनिन हार्मोन क्या करेगा साथियों, ये जो कैल्शियम है साथियों, इसको भैया कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे लेके आएगा आपकी अस्थियों के पास। ये इसका मुख्य कार्य होता है। बोलो भैया बात आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए भैया इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां ध्यान रखना साथियों, इस लाइन को समझना, उसके बाद में साथियों आप गौर करना। ये कब हार्मोन निकलता है साथियों, ये जब आपके ब्लड के पास कैल्शियम अधिक है और आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम कम है, उस टाइम पे निकलता है साथियों। तो मैं लिख सकता हूं कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है ये हमारे शरीर में। इतनी बात क्लियर है, ओके भैया। तो आपको समझ में आया साथियों कि भैया थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, कैल्शिटोनिन हार्मोन कैसे बनता है और इनके कार्य क्या है। गाइज जब इन हार्मोनों की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तब भी आपको बीमारी होती है। तो भैया इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब साथियों इस चैप्टर को हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ ग्रंथियों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ग्रंथियों के बारे में बता रहे हैं, ताकि जब भी आप चैप्टर पढ़ो साथियों तब आपको आसान रहे। बात क्लियर है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम पढ़ेंगे साथियों पैराथायराइड ग्रंथियों के बारे में। और हाँ प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कुछ नहीं करना, आपको हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बाय बाय।